अगर आपने द हिंदू का फ्रंट पेज आज देखा होगा तो उसमें एक एलिफेंट की फोटो आ रखी है और एलिफेंट को ना इंजरी हो रखी है उसके गले के पास में। तो उसके ऊपर मेडिकेशन लगा रहे थे जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे। क्यों लगा रहे थे? तो पता लगा है कि शायद एक्सप्लोजिव का केस दोबारा से आया है। आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले 2022 के आसपास एक एलिफेंट थी फीमेल और उसका बच्चा भी था। तो उसके अंदर ना किसी ने ऐसे क्रैकर्स रख दिए थे तो उसकी डेथ हो जाती है। तो सेम सही केस दोबारा से केरला में देखा गया। और ये वाला आर्टिकल है ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के साथ डील करने की बात कर रहे हैं। दो टर्म्स आएंगी, वन इज एरिया और दूसरी आती है जोन। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। एक को आप इको सेंसिटिव जोन बोल सकते हो, एक को आप इको सेंसिटिव एरिया बोल सकते हो। आजो आजो। हाँ प्रेम, बाकियों को भी आ रही है इको साउंड में? अगर नहीं आ रही है तो आप एक बार रिफ्रेश कर लें कार्तिक। हाँ प्रेरणा, तभी बोला था मैंने पोर्टल पे ही शेयर करना आप अपनी शीट। अच्छा, नए स्टूडेंट्स बहुत हैं आज तो पहले आप सुन लो। अभी हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जो आपका न्यूज़पेपर आता है बस उसी में से कुछ आर्टिकल्स को पिक करेंगे जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाने की ट्राई करना। जो अभी वाली क्लास रहती है 10:30, इसमें न्यूज़पेपर रहते हैं और न्यूज़पेपर का मतलब है आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्टोरिकल कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे या हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज होंगी, वो मिक्स आती है न्यूज़ में। ठीक है, तो आपको वो अपने पास शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो। सिंस आप बिल्कुल ही न्यू हो तो आज के दिन सिर्फ सुन लेना कि क्या चीजें इसमें हमने कवर करी। अदरवाइज जनरल स्टडीज में आप इसको पूरा कनेक्ट करके फिर पढ़ पाओगे जब आपका जीएस का भी कंप्लीट हो जाता है। आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट आर्टिकल है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। तो मैंने इसका थोड़ा सा भी बेस ही बताया आपको। इवन एक एलिफेंट का भी केस आया जिसमें एक इंजरी फाइंड आउट हुई और उसमें पता लग रहा है कि शायद कोई एक्सप्लोजिव चीज यूज हुई थी वहां पर, तो उसको वुंड वो क्रिएट हुआ। अब वहीं पे एक वेस्टर्न घाट की बात करिए तो पहले मैप के ऊपर आप देखोगे तो ऐसे कुछ पहाड़ी रीजन्स है, रेंजेस बनी हुई है प्रॉपर। जैसे ये वाली आपको दिखेगी वेस्टर्न डायरेक्शन पे, तो इसी को बोला वेस्टर्न घाट। ये वाली मिलेगी आपको तो दिस इज ईस्टर्न घाट, ईस्ट डायरेक्शन पे लोकेटेड है। घाट में सारी ये माउंटेन रेंजेस रहेंगी। वेस्टर्न घाट में जो माउंटेन्स होती हैं ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक कॉन्टिन्यूटी बनाएंगी आगे तक, फ्रॉम टिप टू बॉटम आपको ये कनेक्टेड मिलती हैं। जबकि ईस्टर्न घाट्स को देखोगे तो बीच बीच में ना ब्रेक्स भी आएंगी, मतलब एक पहाड़ी का चंक यहाँ जैसे दिखेगा फिर ब्रेक आएगा फिर से आगे दिखाई देगा आपको। तो दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी हैं एंड इकोलॉजिकली रिच दोनों ही हैं। पर अगर दोनों को कंपेयर करना हो तो वेस्टर्न घाट में आपको ज्यादा फ्लोरा एंड फौना मिलता है, यानी कि ज्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं। तो इसी वेस्टर्न घाट की आज के आर्टिकल में बात करी गई है, दैट इज अबाउट इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव जोन्स होती हैं या फिर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो होते हैं, दोनों में माइनर डिफरेंस है। अब यहाँ पे सेंटर ने फाइनली बोल दिया है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हम वेस्टर्न घाट्स में डिक्लेयर कर देंगे। अब हुआ क्या था, ये जो कंसल्टेशन वाला काम है ना, ये कम से कम 13 साल से चला हुआ है। वेस्टर्न घाट में बड़े सारे फ्लैश फ्लड्स आए, एक पहाड़ी थी और पहाड़ी के ऊपर बारिश होती है वायनाड रीजन के अंदर और वो सारा का सारा मलबा एक साथ ही आ जाता है। बहुत से लोगों की डेथ भी हुई। तब से लेके आज तक सिर्फ कंसल्टेशन ही ली जा रही थी सरकार कि कंसल्ट कर लेते हैं किसी को जिसे एनवायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। तो वहीं पे एक कमेटी बैठती है, माधव गडगिल कमेटी 2011, एंड एक कमेटी आती है कस्तूरी रंजन कमेटी 2013। दोनों में यही कंसल्टेशन ली गई सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कि हमें वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या एफर्ट डालने चाहिए। अब याद रखना, ये जो गडगिल कमेटी आई थी 2011 की, ये ज्यादा स्ट्रिक्ट थी नेचर में। मतलब स्ट्रिक्ट इतनी कि एक डायलेमा आती है, एक तरफ एनवायरमेंट है आपका और दूसरी तरफ डेवलपमेंट आती है। डेवलपमेंट बोलती है कि हमें पेड़ काटने पड़ेंगे तब जाके कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पर वहीं पे एनवायरमेंट बोलता है कि पेड़ नहीं काटने हैं। ठीक है, तो ये डायलेमा एक परसिस्ट करती है। तो तभी जो गडगिल कमेटी आती है ना 2011 में, ये रिकमेंडेशन देते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। मतलब जितना हो सके डेवलपमेंट आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? एनवायरमेंट। अब ऑब्वियस ही बात है, कंट्री लाइक इंडिया जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, बिना डेवलपमेंट के हम पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने बोला इसमें तो बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बता दिए। बेशक ये रिकमेंडेशन थी, सेंटर ने अडॉप्ट करना है नहीं करना है वो उनकी चॉइस है, पर यहाँ पे बोला कि बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स है। फिर आती है 2013 में, यानी कि 2 साल के बाद, कस्तूरी रंजन कमेटी 2013।
अब यहाँ पे दोबारा से रिकमेंडेशन दी गई कि कैसे वेस्टर्न घाट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जब इन्होंने दोबारा से दी ना, तो याद रखना ये जो पहली आई थी गडगिल कमेटी, उसके कंपैरिजन में जो कस्तूरी रंजन कमेटी थी, थोड़े से इजी रेगुलेशन थे इसमें। मतलब जहां पे माइनिंग अगर बोली थी गडगिल ने कि 90% बंदी कर देनी है, इन्होंने बोला था कि एरिया देख लेना है, मतलब ईज कर दिया रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो पहली जो प्रायोरिटी दी जाती थी सेंटर के थ्रू भी, वो कस्तूरी रंजन को लेके थी। फिर उसके बाद टाइम बीतता गया और फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं केरला में, जो यहाँ का वायनाड रीजन था, वहां पे जब फ्लैश फ्लड्स आए, दोबारा से यही दो कमेटीज याद आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक थी माधव गडगिल कमेटी एंड दूसरा है कस्तूरी रंजन कमेटी। अब सेंटर की तरफ से दोबारा से वही बोला कि सोचेंगे अभी करना है इम्प्लीमेंट या नहीं करना है। उतने में केरला ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले आए, लिविंग लैब। इन्होंने देखा कि हमारी जो एरिया है केरला, केरला में प्रॉब्लम्स अलग हैं जो डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इफ कंपेयर टू होल ऑफ इंडिया। कुछ जो पूरी कंट्री को अगर हम देखें, ऊपर वाले रीजन हिमालयस वाले हैं, बीच में प्लेन्स आ जाएंगे, फिर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स ये दोनों पहाड़ी वाले हैं, बीच में दोबारा से प्लेन्स आ जाएंगे। तो केरला ने बोला कि जो सेंटर पॉलिसी अडॉप्ट करेगा वो शायद हमारे काम नहीं आएगी, जब तक ये इन रिकमेंडेशंस को नोटिफाई करेंगे तब तक हम कुछ और इंप्लीमेंट कर लेते हैं। वहीं से कॉन्सेप्ट आया लिविंग लैब का। यहाँ पे केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि ये सिर्फ हमारा काम नहीं है डिजास्टर से फाइट ऑफ करना, यहाँ पे कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। तो कम्युनिटी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस आपका एरिया कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल वाले एरिया में भी आप जाओगे, एक डिस्ट्रिक्ट उठा लेते हैं बिलासपुर की और एक उठा लेते हैं ऊपर किन्नौर वाले साइड की, दोनों की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। बिलासपुर में कोई और प्रॉब्लम्स इमर्ज करेंगी जबकि किन्नौर में कुछ और प्रॉब्लम्स इमर्ज करेंगी। तो ये जो लिविंग लैब का कॉन्सेप्ट है, ये यही चीज इंडिकेट करता है कि हमारी प्रॉब्लम लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब है कि शायद स्टेट एक हो सकता है पर उस स्टेट के अंदर भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोल दिया, लिविंग लैब। अब ये दोबारा से माधव गडगिल कमेटी 2011 एंड कस्तूरी रंजन कमेटी 2013 अब बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जल्दी ही हम इसको फाइनलाइज करेंगे एंड नोटिफाई कर देंगे। फिर नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा कि इनमें से जो जो रिकमेंडेशंस दी गई थी हमने कौन सा पिक करना है। नेक्स्ट रुक जाओ, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन और एरिया तो बता रही हूं अभी, पहले ये तो सुन लो। जो कमेटीज हैं ये क्लियर, आपको जब भी मेंस में कोई क्वेश्चन आए विद रिस्पेक्ट टू ईएसए और ईएसजी, ये आपको मेंशन करने पड़ते हैं। और ध्यान रखना, ये जो माधव गडगिल कमेटी था और दूसरा कस्तूरी रंजन कमेटी थी, ये मेनली डील कर रही थी विद वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स के साथ डील कर रही थी कि इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब प्रोटेक्ट करना क्यों है, तो एक रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो वेस्टर्न घाट्स है इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है शायद कोई ऐसा प्लांट, कोई ऐसा एनिमल थ्रू आउट इंडिया नहीं मिल रहा, पर वो आपको कहाँ मिल जाएगा, वेस्टर्न घाट्स में। डैमसेल फ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई सभी ने देखी होंगी, पानी के आसपास उड़ती हैं। तो जैसे हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट है, वो भी उससे मिलता जुलता सा लगता है देखने में अपीयरेंस वाइज। तो उसकी सबसे ज्यादा जो डेंस स्पीशी आपको मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी, वेस्टर्न घाट में, एंड केरला में सबसे ज्यादा मिल जाएंगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक तो बायोडाइवर्सिटी रिच है, नंबर 2 रिसोर्स रिच भी है। जहां पे पेड़ों की डेंसिटी ठीक ठाक होगी, आपको आसपास के एरिया में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज, मिनरल्स ये भी अवेलेबल मिलते हैं। ये तो आ गया डेवलपमेंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू, पर फिर भी हमें रिसोर्सेज काउंट करने पड़ते हैं। तो एक तो बायोडाइवर्सिटी रिच है, दूसरा रिसोर्सेज, और फिर बोला वेस्टर्न घाट्स है यानी कि माउंटेनियस एरिया है और यहाँ पे होंगे बहुत सारे पेड़, और ये क्या एक्ट करते हैं एज अ कार्बन सिंक, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे आप सांस ले रहे हो ऑक्सीजन के थ्रू, और प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ले लेंगे। माउंटेनियस एरिया एंड बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन भी है यहाँ पर, सोर्सेज ऑफ रिवर्स। जब इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर का मतलब होता है 3 साइड्स ऑफ जो लैंड एरिया है वो कवर्ड है बाय वाटर। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल दिख जाएगा आपको, नीचे वाला पार्ट इंडियन ओशन, और ये आ गया अरेबियन सी। तो तीनों पार्ट्स यहाँ पे वाटर से भी सराउंडेड है। तो अपने में ही बहुत ज्यादा रेलिवेंस होल्ड करके रखता है वेस्टर्न घाट। एंड थोड़ा सा इसको अगर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ें तो बड़े सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी आपको इन एरिया में मिलेंगे। और जो ट्राइब्स होती हैं तो वैसे बोलती हैं जल जंगल और जमीन। तो ट्राइब्स का एक तो रहन सहन यहाँ पे रहेगा, तो हमारी जो कल्चरल एक आइडेंटिटी है इंडिया की, बार बार बोलते हैं इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो उस डाइवर्सिटी में ही तो ट्राइब्स भी आती है ना। तो ये जो ट्राइब्स हैं ये भी यहाँ पे है, तो यहीं से आप इंक्लूड करोगे, कल्चरल एस्पेक्ट भी इनका जुड़ जाता है। अब अगर आपने कमेटीज में कुछ चीज नोट करी हो, यहाँ पे बोला था स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन है, अगले में बोला नेचुरल और जो कल्चरल लैंडस्केप है इसको डिस्टिंग्विश करना है, सेपरेट करना है। तो ये कहां से आया है, जो लास्ट वाला फैक्टर मैंने आपको बताया, दैट इज ट्राइब्स। ठीक है,
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये इको सेंसिटिव जोन्स क्या होती हैं और इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है, अब इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। वैसे नाम से पता लग रहा है, एक तो इकोलॉजी के बारे में कहीं ना कहीं हमको इंडिकेट कर रहा है, दूसरा बोल रहा है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब थोड़ा भी अगर चेंज हुआ है तो शायद ये डिस्टर्ब कर जाएंगी, वो प्लांट या एनिमल की स्पीशी कोई सी भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो जो इको सेंसिटिव जोन है, ये बफर जोन की तरह एक्ट करता है अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसको नोटिफाई किस एक्ट के अंडर करा है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। एक साल में ये क्वेश्चन ही पूछ लिया था सीधा, एक तरफ एक्ट्स की ऑप्शन दे रखे थे और सामने उनके ईयर दिए थे कि कौन से ईयर में लाया गया था ये। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस भी अपने में बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि कौन से आर्टिकल से इंस्पायर्ड होके ये एक्ट बना होगा, जल्दी से डीपीएसपी याद आएंगे। पर चलो मैं वही बोल रही हूँ कि जल्दी से आपको डीपीएसपी याद आए, पर यहाँ पे हाँ हाँ वेरी गुड 253, 51 नहीं है 253। वहां पे बोला था कि अगर इंटरनेशनली कोई ऐसी चीज हम फॉलो कर रहे हैं कि एनवायरमेंट को लेके बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, तो एक आर्टिकल नंबर 253 भी इंस्पिरेशन था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और दूसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया था एक 2002 से लेके 2016 का, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर एक्ट होना चाहिए। फिर उसके मतलब इसके अंदर जो प्रोविजन डाले थे वो इस एक्ट के हिसाब से रिकमेंड करे गए थे। मेन एम यही था कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसमें ह्यूमन का प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। ह्यूमन कैसे प्रेशर क्रिएट कर रहा था, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई कर रहा है ताकि हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर सके, तो उसी चीज को यहाँ से रिमूव करना था। और जैसे कि बोला इको सेंसिटिव एरिया या फिर जोन, अभी मैं इसको कलेक्टिवली यूज कर रही हूँ टर्म को, एरिया भी बोल रही हूँ जोन भी बोल रही हूँ, पर मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको भी कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो ये जो एरिया होंगे, आपने क्या किया, एक अल्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर ऐड कर दी। अब इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं अगर मिनरल्स आएंगे और उन मिनरल्स की आप माइनिंग करना चाहते हो तो वो फिर अलाउड नहीं होगा, वो प्रोहिबिटेड हो जाएगा। तो मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर आपने क्या की, प्रोटेक्शन की यहाँ पे ऐड कर दी। अब एक्सटेंड देख लो कहां तक की है, जो इको सेंसिटिव जोन की बात हो रही है। पहले इको सेंसिटिव जोन का जो एरिया है किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर तक जा सकता है। अब जरूरी नहीं है 10 किलोमीटर तक ही रहे, अगर आपको लगता है कि इकोलॉजिकली और आगे तक भी बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है तो ये 10 किलोमीटर को भी एक्सीड कर सकते हैं। पर 10 किलोमीटर एक मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेशनल पार्क की या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो भी बाउंड्री होगी वहां से लेके आगे के जो 10 किलोमीटर रहेंगे। पहले मान लो ये नेशनल पार्क था, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी चल रही थी कॉन्टिन्यूसली। अब आपने क्या किया कि बोला कि यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर लगा रहे हैं जिसको बोल दिया इको सेंसिटिव जोन। अब जो एक्टिविटी होगी वो थोड़े और बाहर जाके होगी ह्यूमन बींग्स की। तो जो ह्यूमन ने प्रेशर क्रिएट करा था उस प्रोटेक्टिव लेयर ने क्या करा, उसको रिड्यूस कर दिया। लग गया अब पता? हाँ, इस पूरे नेशनल पार्क के बाहर, नेशनल पार्क की जो भी जोन्स बनती है वो अंदर रहेगी। अब उसके बाहर की जो बाउंड्री है, ऑब्वियस ही बात है बाउंड्री कभी भी सीधी नहीं होगी, वो थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी, पर टेंटेटिवली लिया जाएगा कि जहां पे आपका नेशनल पार्क खत्म हो चुका है उसके 10 किलोमीटर आगे जाके ये प्रोटेक्टिव लेयर ऐड करिए। तो मतलब ये ह्यूमन बीइंग और जो नेशनल पार्क या फिर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसके बीच में ट्रांजिशन की तरह एक्ट करेगा। हाँ, 10 किलोमीटर के बियॉन्ड जा सकता है अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है और मिनरल्स भी प्रेजेंट है एट द सेम टाइम। तो ह्यूमन अगर यहाँ पे माइनिंग करता है या डिफॉरेस्टेशन करता है तो इससे इकोलॉजिकल जो एनवायरमेंट है वो सारा डिस्टर्ब कर जाएगा। तो उस केस में जो बाउंड्री है वो 10 किलोमीटर के बियॉन्ड भी एक्सटेंड हो सकती है। ये हमने इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में बात करी। यहाँ पे जो कीवर्ड था वो एक नेशनल पार्क था, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो मैंने बोला इको सेंसिटिव जोन, जोन ज्यादातर आप जहां पे भी देखोगे ना वो हमेशा बफर की फॉर्म में होगा, ट्रांजिशन की फॉर्म में होगा। अब जब एरिया आएगा ना, वहां जरूरी नहीं है कि आसपास नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वो किसी भी एरिया को आप डिक्लेयर कर सकते हो जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, बेशक आसपास के एरिया में कोई नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं था। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, पर प्रोटेक्शन किसकी कर रहे हैं, वो जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, जो यहाँ का नेचुरल फिनोमिना या फिर जो नेचर की फॉर्म में चीजें एग्जिस्ट करती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद पर्पस क्या था, तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करेगा। जो इको सेंसिटिव जोन होती है, कैसे करा इसने शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि पहले देखो बाउंड्री के पास में ही ह्यूमन की एनक्रोचमेंट थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें बनती जा रही हैं। अब हमने क्या किया, एक प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे जब लगा दी तो उससे क्या हुआ, इसने शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया।
अब जो एक्टिविटी होगी वो थोड़ा और आगे जाके होगी, बीच बीच में बेंडिंग्स यूज कर ली जाती हैं, दैट्स इट। बीच में बैरियर नहीं लगा सकते ना आप डायरेक्टली, एरिया सिग्निफाई करा जाता है, इतना मत अज्यूम करना कि बड़ी सी दीवार बनेगी, तब तो फिर एनिमल की जो एक्टिविटी है वो रुक ही जाएगी। तो वैसा नहीं होता, बस मार्कर्स लगा दिए जाते हैं कि यहाँ तक ये जो अपना एरिया है ये प्रोटेक्टिव एरिया के अंडर है, वो इको सेंसिटिव जोन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखा नहीं है कभी जू वगैरह जाते हो, येलो कलर के साइन बोर्ड लगा दिए होते हैं, कई जगह पे अलर्ट के लिए रेड कलर के साइन, तो मार्कर्स लगाए जाते हैं कि यहाँ पे कोई एनक्रोचमेंट आप नहीं करोगे, ठीक है। दीवार नहीं बना सकते ना, दीवार बना दी तो एलिफेंट वगैरह जाएंगे कैसे, वो तो सिर टूट जाएंगे रोज रोज, हमारे ऊपर तो ऐसी एलिगेशन लगेंगी, यहाँ पे तो ह्यूमैनिटेरियन कुछ बचा ही नहीं हुआ है, हम असिस्टेंस दे रहे हैं दूसरी कंट्री को, आज यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो मार्कर लगाए जाते हैं जस्ट कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमने क्रिएट कर दी। जैसे कि मैंने बोला ये बाउंड्री गोल नहीं होगी, गोल कर दी अगर तब तो मतलब आपने बंद करी है बाहर से, तो ये भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगी, और फ्लक्चुएट करेगी तभी जब मार्कर होंगे, तो कोई यहाँ पे 10 किलोमीटर बनेगा, किसी का थोड़ा दूरी पे 10 किलोमीटर बनेगा, इट कैन वेरी। नेक्स्ट इज ईएसए कवरेज। अब ईएसए जब भी लिखा होगा इको सेंसिटिव एरियाज, तो वहां पे बफर की हम बात नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसपास के एरिया में हो, कोई भी ऐसा एरिया जो बायोलॉजिकली रिच है, हमें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो उस एरिया को आप क्या बोल सकते हो, इको सेंसिटिव एरिया। तो 56,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, ये सारा एरिया आ गया, वो जो वेस्टर्न घाट वाला आप देख रहे थे। लीगल बेस क्या है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। मेन एम क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, वाटर सिस्टम और इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को प्रोटेक्ट करके रखना। ये वाला जो चार्ट है इसको याद कर लेना। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 253। अगर कल को ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है ये सोली डिराइव है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 48A, मतलब डीपीएसपी से इंस्पिरेशन मिली गवर्नमेंट को और उन्होंने बना दिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, वो इनकरेक्ट होगी। सोली नहीं था, अकेला एक ही आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं करा गया था, ये सारे आर्टिकल्स थे जिनसे इंस्पिरेशन मिली थी। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 253, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं अगर वो इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ हमने थोड़ी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना रखा है, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून हमने ही थोड़ी बनाया हुआ, इंटरनेशनली बहुत सारे बन रखे हैं, तो दिखाना पड़ता है कि हम भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई एनवायरमेंट को। तो ये कहाँ पे पार्लियामेंट को एम्पावर करा गया है, आर्टिकल नंबर 253। अगला आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 48A, आर्टिकल नंबर 48A आ जाएंगे आपके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आप बड़ी शिद्दत के साथ पॉलिटी में पढ़ते हो, पार्ट नंबर 4 के अंदर आपके डायरेक्टिव ये आएंगे डीपीएसपी, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ एक आर्टिकल याद रखना, दैट इज आर्टिकल नंबर 48A। यहाँ पे बोलते हैं कि एनवायरमेंट को स्टेट शेल, मतलब स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए जो अपना एनवायरमेंट है, और इंप्रूव भी करना चाहिए इन केस अगर क्वालिटी डिग्रेड कर रही है। अगला आता है आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज जी, ये आएगा आपका पार्ट नंबर 4A के अंदर, जहां पे आएंगी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये सिटीजन्स को बोल रहा है कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ की तो बात करता ही है, पर राइट टू लाइफ के अंदर बोला कि सोचो हवा अगर गंदी हो तो वैसी जिंदगी का भी क्या फायदा, तो हवा भी कैसी होनी चाहिए, साफ, एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड हेल्दी। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी हुई थी, बड़ी सारी पिटीशन डाला करती थी इस चीज को लेके कि दिल्ली में जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा घट गया था, बढ़ गया था, तो उसमें क्या बोला जा रहा था कि पर्टिकुलेट मैटर का लेवल बढ़ गया है, तो वहां भी अगर कोई सिगरेट नहीं भी पी रहा है तो ऐसे लग रहा है कि बिना सिगरेट पिए भी उसके अंदर वैसा चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। तो इसी वजह से ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुई थी कि राइट टू लाइफ तो है पर क्लीन और हेल्दी एनवायरमेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो इस सारे से इंस्पायर होके ही क्या बनाया गया यहाँ पे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब आता है एक टर्म दैट इज ESA, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, और एक है इको सेंसिटिव जोन। अब देख लिया आपने, ये जोन होती है जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर होती है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अराउंड आपने देखा एक बफर जोन है जो कि एक्ट करेगी। इसके बाद है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्रोटेक्टेड एरिया हो, पर आपको लगता है कोई ऐसा पैच है फॉरेस्ट के अंदर जो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, हो सकता है वहां पे ट्राइबल्स भी रहते हो, उनका कल्चर भी मेंटेन करने की जरूरत है, तो उस पैच को क्या बोल दिया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। यहाँ पे बफर होना जरूरी है, यहाँ पे बफर की जरूरत नहीं है, बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस है। एंड न्यूज़पेपर जब आप ओपन करोगे कई बार वाइसा वर्सा टर्म्स यूज होती हुई आपको दिखाई देंगी, कहीं पे जोन लिख दिया होगा, कहीं पे एरिया लिखा होगा, पर अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थोड़ा इसको एकेडमिकली देखें, माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। डिफरेंस क्लियर? तो जोन जब भी आए
ज्यादातर आप क्या देखोगे, वहां पे बफर बना होगा, एक ट्रांजिशन की जोन बनी होगी, जैसे कि यहाँ पर। बाकी रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, ऐसी क्या ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से हमें ऐसे प्रोटेक्टेड लेयर या फिर शॉक एब्जॉर्बर ऐड करने पड़ गए। तो जैसे माइनिंग करते हैं या क्वेरिंग करते हैं, क्वेरिंग में क्या होता है, पत्थर वगैरह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बढ़िया पत्थर कहीं पे मिल गया तो उसकी वजह से भी बहुत सारे रेमिनेंट निकलते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते, और जो भी वहां पे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है उसके लिए वो कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ये भी इस एरिया में नहीं होने चाहिए। रेड कैटेगरी यानी कि बहुत ज्यादा ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करती हैं, उनको भी यहाँ पे प्रोहिबिट करा जाता है। लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिनका एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर या इससे ऊपर का है तो वो भी यहाँ पे रोका जाता है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज हैं जो अगर किसी एरिया को ESA या फिर ESG डिक्लेयर कर दिया गया है तो इन एक्टिविटीज को रोकने की वहां पे ट्राई करी जाती है। परमिटेड एक्टिविटी क्या होंगी, तो obvious सी बात है जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को सपोर्ट करेंगी। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउड होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का यूज करा जा सकता है, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जाम्पल अगर माइनिंग करनी है पहले तो यहाँ पे प्रोहिबिट ही रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आप बोलोगे कि अंडरग्राउंड हो सकती है या ओपन माइनिंग हो सकती है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी कैसी चल रही है, ओपन माइनिंग ही चल रही है, अंडरग्राउंड में टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकता है, और सस्टेनेबल लोकल लाइवलीहुड, जो एरिया जो उस एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं उनका जो भी लाइवलीहुड के लिए सोर्स है, वहां से हनी वैक्स जो भी निकल के आ रहा है, वो एक्टिविटीज यहाँ पे परमिसिबल है। सिग्निफिकेंस क्या है वेस्टर्न घाट का, तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दूसरा ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व में पक्की बात है, नहीं है, चलो याद रखा करो, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं केरला के आसपास, एक था बिल्कुल सेंटर पे ट्राई जंक्शन पे नीलगिरी हिल्स, और तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे दैट इज अगस्त्य मलाई हिल्स, ठीक है, जो वहां पे टाइगर रिजर्व बनता है। तो वो दो एरियाज हैं जो केरला के नियर बाय पड़ने। वेस्टर्न घाट बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पर। अच्छा, इसके बाद वन ऑफ द वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में ही बर्ड्स भी आ जाएंगे, इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे, एक्सेट्रा, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। और इन्हें वाटर टावर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया भी बोला जाता है। क्यों बोला गया वाटर टावर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? ओरिजिन ऑफ रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से ओरिजिन कर रही हैं, तो इसी वजह से वाटर टावर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बोला। और इवन जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, वो भी कहाँ से आता है, पहले फ्रॉम केरला वाली साइड, यानी कि वेस्टर्न घाट्स वाली साइड से इमर्ज करना शुरू करता है। वेस्टर्न घाट आपके एक्सटेंड होते हैं ये सारी रेंज में, मतलब अगर मैं केरला बोल रही हूँ तो सबसे पहले यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून एंटर हुआ, उसके बाद चलता जाएगा अंदर की तरफ, फिर रिट्रीटिंग मानसून आता है, तो उसके लिए पहले मानसून आ जाए, फिर उसके बाद रिट्रीटिंग को देखेंगे, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून है, इसका इमरजेंस भी यहीं से चलना शुरू होता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहती है वेस्टर्न घाट्स की। अब आते हैं वे फॉरवर्ड क्या रहेगा इको सेंसिटिव जोन्स के लिए। तो नंबर 1 तो आता है हमेशा ही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो भी वहां पे लोकल कम्युनिटी रहती है उनका पार्टिसिपेट करना जरूरी है, और तभी तो केरला ने लिविंग लैब वाला जो कॉन्सेप्ट लाया, वहां पे जनता काफी अवेयर रहती है। वैसे केरला वाले पार्ट में जाओ अगर, उनको डिजीज के बारे में भी पता होता है, जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया था फ्रूट वाला कि डायरेक्टली इसको मत खाएं, वहां के लोकल आपको बोल देंगे चलते हुए क्यों ना खाएं, क्योंकि हो सकता है बैट वगैरह ने पहले से खाया हो, और बैट चमगादड़ की वजह से निपाह वायरस हमारी बॉडी में आ सकता है, तो लोग अवेयर रहते हैं। आफ्टर दैट एक तो लोकल कम्युनिटी को इंक्लूड करें इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर, ताकि उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन हो सके। एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और कंजर्वेशन कमेटीज बननी चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है उसको साइन करवाना है तो उसके लिए कम्युनिटी यहाँ पे बना दी गई, कमेटी बना दी गई। ग्राम सभा को एम्पावर करा जाए ताकि डिसीजन जब भी लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू ESG या फिर ESA, तो उनको भी वहां पे बिठाया जाए कि आपकी डिसीजन मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड, जैसे कि मैंने बता दिया कि जो डिपेंडेंसी है ESG जोन्स के रिसोर्सेज पे, उसको रिड्यूस करा जाए, मतलब उनके लिए कोई और सोर्स ऑफ इनकम वहां से जनरेट करवाया जाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं एक तरह से इको सेंसिटिव जोन्स को। इको टूरिज्म को प्रमोट करा जा सकता है, हॉर्टिकल्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया जा सकता है, सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो कंडक्ट हो सकती हैं। बाकी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में आप क्या करते हो, एक होती है एफॉरेस्टेशन, एक होता है रीफॉरेस्टेशन।